नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, उसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने मित्रों में शेयर करें क्योंकि ये आपका भी चैनल है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी। काफ़ी दिनों बाद आपका जो है हमारे चैनल पे आना हुआ। और शुरुआत मैं करूंगा इजराइल के जेनोसाइड से। जो गाजा में जेनोसाइड है वो कंटिन्यू हो रहा है 2 साल से। मार्च में पहला सीज फायर ब्रेक किया इजराइल ने। जुलाई में हॉस्टेज रिलीज के लिए बातचीत होनी थी, उस पर बातचीत नहीं हो पाई और उसके बाद फिर इजराइल ने हमले कर दिए। और तमाम तरीके से गाजा एड हो या वेस्ट बैंक पे जो उनको शरणार्थियों को जगह दी जा रही है वहां से निकलने के लिए, और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया यूएस के कि हम यहाँ पे रिवेरा बनाएंगे। और अब जो 20 पॉइंट एजेंडा है जो इजिप्ट की मध्यस्थता और कतर की मध्यस्थता से डिसाइड हुआ था, उसमें भी अब झोल आ रहा है क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उस कमेटी का जो है वो हेड बना दिया गया है और इजरायली फोर्सेस का जो टोटल विड्रॉल था वो उस कंडीशन से हटा दिया गया है। तो इजरायली फोर्सेस के रहते पीस प्रोसेस कैसे हो सकता है और फिलिस्तीनियों को उनका राज्य वैसे कैसे वापस मिल सकता है, इस पर आपसे पहली जानकारी। आदमी देखिए, ये जितना अबाउट द सरफेस दिख रहा है उसके बैकग्राउंड में काफी कुछ जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट चलते रहते हैं। वो जनरली पब्लिक के उसमें परसेप्ट नहीं आता है। जिसको मीडिया को जैसे डील करना है वो अपनी अपनी स्टोरियां दे देते हैं, तो वो एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है जहां पे उनको करना है। अब अमेरिका और इसराइल का पूरा आप हिस्ट्री देख लो, कब तक वो रिलायबल रहे हैं। आज पाकिस्तान यूएस की तरफ जा रहा है, आगे उसने कितने धोखे खाए हैं वो जानता है। सबसे पहले एटॉमिक जब स्टेशन ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इसराइल ने ही तो इंडिया से मदद मांगी थी कि आप इस पे हमारा एटॉमिक स्टेशन इनका खत्म, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को चाहिए कि एटॉमिक पावर कोई दुनिया में खड़ा ही नहीं हो उनके अलावा, ताकि वो सब पे दादागिरी कर सके। अब लकीली ये था कि हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त उनको मना कर दिया कि भाई रिफ्यूलिंग हम इंडिया में करके पाकिस्तान के इस पे अटैक करने नहीं देंगे। तो ये जो हो रहा था कि इनका ये इजराइल के पास तो आज भी ऑफिशियली एटॉमिक वो पावर है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, उसने सारे ही माल चोरी करके करें। और अमेरिका की हिस्ट्री आप देख लो तो कोरिया जब आजाद हुआ तो कोरिया में भी फट से वहां आके पहुंच गया और उसने जितना रशिया के पास पावर था उसको रिड्यूस करके उसने नॉर्थ कोरिया बनवा दिया और साउथ कोरिया में अपना हाथ बांट बैठ लिया। वर्ल्ड में कहीं पर भी जहां पर भी कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे कहीं ना कहीं अमेरिका इस बेस पे पहुंच जाता है कि आपको आपके दुश्मन से खतरा है। दुश्मन खड़े करेगा तभी तो उसके आर्म्स की इंडस्ट्री चलेगी जो उसका प्राइम इनकम सोर्स है। तो आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू। अब लेकिन अब पब्लिक समझने लग गई है कि भाई इनका इरादा एक होता है और ये सेवा के नाम से करते और कुछ है। अभी आप इजराइल की बात करते हो तो देखिए, एक तरफ वर्ल्ड पूरा इकट्ठा होने के बाद भी ये अमेरिका और इजराइल का जो दबदबा वो अपना रखना चाहते हैं। मार्च 2025 में इस्लामिक मिनिस्ट्रीज कमेटी जो मिली थी गाजा के ऊपर, उन्होंने गाजा को रिकमेंड कर दिया कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए और वी रिकमेंड दैट। फिर जुलाई 25 में अरब लीग कमेटी मिलती है, वो भी गाजा को रिकमेंड करती है। सितंबर में 157 कंट्रीज यूएन रेजोल्यूशन में जो पास करा था उसमें 157 कंट्रीज एग्रीड कि भाई पैलेस्टाइन की सोवरेनिटी को जिंदा रखना चाहिए। अब ये उसके बाद आप देखिए तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में ये भी कंट्रीज ने अपना हामी भर दी है। तो नाउ हु रिमेन्स अगेंस्ट दैट? तो 12 या 15 कंट्रीज जो छोटे मोटे हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यूके और इजराइल को छोड़ के, वो क्यों इसमें चढ़े? दे डोंट हैव रीजन फॉर दैट। तो इसका मतलब ये कि ये दे आर अपना लिमिट देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया भी अगर हमारे सामने हो जाएगी तो हम कितना तटस्थता से खड़े रहते हैं। अभी यही प्रोग्राम आप देखिए इजराइल कर रहा है गल्फ कंट्रीज के अंदर। आपके ओआईसी में सब इकट्ठे हो गए थे तो तभी भी उन्होंने रेकमेंड किया, इतने सारे कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब गाजा रीबिल्डिंग का जो प्रपोजल आया उसमें आप देखिए इट इज वेरी फनी कि कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, कनाडा, जॉर्डन और यूएसए ऑल्सो, ये रीबिल्डिंग में सारे तैयार है, लेकिन उनके रिफ्यूजीज को लेके उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। अभी फनी पार्टीज के इजिप्ट बोलता है कि मैं रीबिल्डिंग के अंदर, उसकी जो बॉर्डर है वो इजिप्ट से राह की जो बॉर्डर है वो क्रॉसिंग बोला जाता है, दैट इज लैंड में वो कनेक्टिविटी है और दैट इज नॉन गार्डेड।
तो अभी आपको वहां से एड भेजने में क्या दिक्कत थी? क्यों आपको फोर्टिला को जाना पड़ा दरिया के मार्ग से? तो ये सारे जो ड्रामा चलते हैं उसके पीछे क्या चलता रहता है, नोबडी नोस। तो ये परसेप्शन खड़ा करने के लिए अमेरिका और इजराइल अब ये फाइट टू फिनिश तक है कि पूरी दुनिया एक तरफ भी हो जाएगी तो हम लोग झुकेंगे नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। इसको गाजा खाली करवाना है अपने दामाद के लिए ट्रंप को, तो वो सोचता है कि गवर्नमेंट के खर्चे पे बम्बार्डिंग करके खत्म कर दो। अब ओआईसी कंट्रीज में ये मीटिंग हो रही है कि भाई इसको अगर रीबिल्ड करेंगे तो उसके पहले तो वहां पे एक डेंजरस एटमॉस्फेयर में इसको खाली कौन करेगा, ये रेबल्स कौन हटाएगा? क्योंकि वहां पे तो काफी बम शेल्स होंगे, काफी एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स होंगे। अब इस पे भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, जिसको सालों लग जाएंगे। लेकिन इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि तब तक ये पैलेस्टाइंस जो घर छोड़ के चले गए उनका क्या होगा, उनको कौन शरण देगा। जॉर्डन में काफी लोग हैं, जॉर्डन पे कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री अटैक नहीं करता, क्योंकि ये देखिए कैसा पोजीशन है कि जॉर्डन में दुनिया भर के रिफ्यूजीज हैं। वहां पे पैलेस्टीनियंस भी हैं, इजरायलीज भी हैं, सीरिया से भागे हुए लोग भी हैं, ईरान से भागे हुए लोग भी हैं। वो एक जॉर्डन के छोटे से पट्टे में आराम से सब लोग रह रहे हैं, और इसलिए कोई जॉर्डन पे अटैक नहीं करता क्योंकि हर कंट्री के रेफ्यूजीज वहां पर है, और वो अपना बैठ के अपना हॉस्टल चला रहा है। तो ये इनके अरेंजमेंट्स क्या है, व्हाट इज द रियल थिंग, नोबडी इज कमिंग आउट विद द ओपन। और अभी ईरान का रिएक्शन देखने के बाद कि भाई ये भी एक पावर है, तो आप देखिए कि जब से कतर और बहरीन और यूएई ने थोड़ा इजराइल का टिल्ट दिखाया था कि भाई हम उसके वी कैन हैव गुड रिलेशंस, और उसके बाद आप देखिए कि उनके आपस में ही बहुत बड़े डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गए थे। उसको चाइना ने एनी हाउ, सऊदी अरेबिया और ईरान कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंस ऑल्सो, उसको भी उन्होंने एक टेबल पे लाके बिठा के शांति करने की कोशिश करी। तो जो एटीट्यूड अभी रशिया, चाइना, ईरान का मिलके है टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, उसकी उलट अमेरिका और इजराइल अकेले ही बैठे हैं जो चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस होता रहे ताकि उनकी आर्म इंडस्ट्री चले। अब ये दुनिया को सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें आपको क्या रास्ता करना है, लेकिन जिसको हेल्प करना है वो अभी कर नहीं रहे, लेकिन रीबिल्डिंग के लिए बहुत आगे आ रहे हैं। तो क्या ये इकोनॉमिकल अरेंजमेंट्स है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स है, या अभी जो नया इजराइल जो पैलेस्टाइन बनेगा उसमें सारों को अपना अपना हिस्सा रखना है? तो क्या वो रिवेरा बनेगा, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग राह देख रहे हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन विच नोबडी इज एबल टू आंसर। सिर्फ जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है, दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। जी जी, आपने बात की उसके इकोनॉमिक्स की। हालांकि मैं बता दूं कि 2025 के ट्रूस के बाद 118 फिलिस्तीनियन को मिड फरवरी में एक रेड में इंक्लूडिंग सिविलियंस, चिल्ड्रन एंड जर्नलिस्ट मारा गया। 9 को बेत लहिया के मार्च 15 के इजरायली स्ट्राइक में मारा गया, और उनको बताया गया मिलिटेंट है, जबकि वो मिलिटेंट नहीं, सिविलियंस थे। सीज फायर जो है मार्च 18 को कोलैप्स हो गया। एयर स्ट्राइक्स में 436 लोगों को मारा गया, जिसमें 183 जो थे वो बच्चे थे, और यूएन फैसिलिटीज डेर एल हाब में थी। ब्लॉकेट्स को एड ब्लॉक को ब्लॉकेट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इसराइल ने पूरा फुल सीज मार्च 2025 के बाद से लगा रखा है, ट्रक्स को ब्लॉक कर दिया है, बिजली काट दी है, पानी, मेडिसिन, बेसिक चीजें भी नहीं जाने देते हैं। इस वजह से फोर्टिला में आपने देखा कितने बोट्स जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट और जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वो किया, और उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग को भी अरेस्ट कर लिया गया, और फ्रांस के तो लोगों को वहां से वापस भेज दिया गया। तो इस तरीके की फेलियर्स जो हैं गाजा ब्लॉकेड की पोस्ट 2008 से चल रही हैं। और ये जो सीज फायर प्लान है जिसमें 20 पॉइंट प्लान दिया गया है, ये साफ साफ बताता है कि ये बफर जोन एनफोर्समेंट के जो रूल्स हैं, कंप्लीट विड्रॉल, उसको वायलेट करता है। और इसराइल का अभी भी जो वहां कॉरिडोर्स हैं जिसका नाम है फिलाडेल्फी, उस पे कंट्रोल है, बफर जोन्स पे कंट्रोल है, और वो आए गए दिन साबोटाज करते रहते हैं। कल की बताता हूँ, कल 17 लोग मारे गए उसमें। मैं अब आपके पास दूसरे सब्जेक्ट पर आता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पीछे खबर आती है कि अमेरिका को अब रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ उनके टॉक्स फेल हो जाते हैं। भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर तालिबान के जो बागराम एयरपोर्ट पे कब्जा लेने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको वो वीटो करता है कि वहां पर बागराम एयरपोर्ट पर दोबारा स्ट्रिप वो अमेरिका को नहीं दी जानी चाहिए, नहीं तो फिर अमेरिका जो है इंटरफेरेंस करेगा। उसके बाद एक खबर आती है फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था पिछले हफ्ते, और उसमें पसनी, गवादर के पास लगता है पसनी, एक फिशिंग विलेज है जो बलोचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और कहा जाता है कि बलोचिस्तान के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पसनी पर अमेरिका का बेस बनाकर यहां से एक्सपोर्ट होने की बात कर रहे थे। हालांकि गवादर पे आपको पता है सीपीसी कॉरिडोर में पाकिस्तान
चाइना के साथ मिलकर सीपीसी कॉरिडोर पे इन्वेस्ट कर चुका है और वहां से अफगानिस्तान का रूट भी जो है चाइना ने बना दिया है, रेलवे लाइन भी उसकी तैयार है। तो पसनी पर अमेरिका का इस समय घुसना और गवादर के बिल्कुल बगल में रेयर अर्थ मिनरल्स लेके जाना आपको कितना संभव लगता है? और दूसरी बात, पाकिस्तान इस तरीके का काम क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका और चाइना के प्रेशर में अब उनकी जियोपॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है? आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, इनिशियली सीपीसी में $27 बिलियन चाइना ने डाले थे कि ग्वादर पोर्ट से इनकी लाइन चलेगी अप टू काबुल। तो वहां से आगे वो जो बीआरआई का जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो लाइन थी उसमें ये कनेक्ट हो जाएगी, तो एवरीबडी विल अर्न। सडनली जब भी कराची एयरपोर्ट पे चाइना के इन्वेस्टर्स और साइंटिस्ट उतरते हैं तो उसी को एक ऑयल टैंकर क्रैश करती है, वो आत्मघाती हमला होता है और काफी उनमें उनके आदमी मारे गए थे। और ये बता दिया कि वो बलूचिस्तान में लिबरेशन फ्रंट के आदमी थे जिन्होंने करा। वो इजी होता है आतंकवादियों के नाम पे बोल देना। अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसने चाइना का हिला दिया और तब से उसने इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो कर दिया। फिर उसने ऑप्शन देखा कि हम लोग ग्वादर पोर्ट से हम लोग चाबार पोर्ट को डेवलप करते हैं ईरान में, ताकि उसी का ज्यादा डिस्टेंस नहीं, इट इज डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। तो चाबार पोर्ट हमको एक बहुत अच्छा गोल्डन मौका दे दिया गया था, लेकिन हम लोग किसी वजह से उसको करने में सक्षम नहीं रहे या कुछ प्रेशर में थे। चाइना डिड दैट, उसने उसको डेवलप कर लिया ताकि अभी उसका जो पैरेलल, जो अगर कल ग्वादर खत्म हो जाता है तो चाबार विल बी ए पैरेलल इकोनॉमी के लिए उनका स्टेप, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी गॉन विद द बीआरआई तो उसने एस्टैब्लिश कर लिया। अब इसमें आप देखिए कि पाकिस्तान, अमेरिका का काफी टाइम से ये कोशिश रहा, लास्ट 40 साल से, एशिया में कहीं पर भी उसको एक ऐसा सेंटर पॉइंट चाहिए जहां से वो रशिया, चाइना, ईरान सबको कंट्रोल कर सके। ही ट्राइड फॉर अफगानिस्तान, जहां पे उसका हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे तब तक रशिया को हकाल के वो बैठ तो गया था, लेकिन बाद में चाइना बिकेम पावरफुल, कुछ ना कुछ गेम होने चल लग गई। चाइना ने बहुत स्मार्टली अफगानिस्तान को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिखाया। उनके यहाँ जो टेबा रिवर है उसको उन्होंने कैनाल कन्वर्ट करी 250 किलोमीटर की, और वहां पे 4.5 लाख से 5 लाख हेक्टेयर जमीन को, जहां पे पहले ये पॉपीज वगैरह उगाते थे, वहां पे ये गेहूं उगाने लग गए। और ये समझाया गया कि यूक्रेन जो सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था, वो अगर खत्म होता है तो अफगानिस्तान कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और वो मान गए और ये हो रहा है। आज वो लोग गेहूं उगा रहे हैं, काफी डेवलपमेंट्स वहां पे हो रहे हैं, वो इवन टेबा रिवर में नेविगेशन की भी बात कर रहे हैं। तो ये चाइना का जो प्रपोजल था वो अफगानिस्तान रियलाइज कर रहा है। अब उनको वो बगराम वो सिर्फ छेड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इफ अफगानिस्तान डज नॉट विल, जो इतने साल अमेरिका ने लड़के बहुत नुकसान भुगता है, तो ये अफगानिस्तान इतना जल्दी आपको झुक के दे नहीं देगा। तो नाउ व्हाट दे हैव डाइवर्टेड देयर रूट इज कि उन्होंने पाकिस्तान को आसिफ मुनीर जैसे आदमी को लाके उन्होंने उसको फील्ड मार्शल बना दिया, ताकि कल अगर आर्मी रूल आ जाता है तो आसिफ मुनीर कैन बी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये अरेंजमेंट करने के बाद अब ये कहां घुसेंगे? तो ग्वादर पोर्ट अनसेटल्ड है, चाबार पोर्ट कब डेवलप होगा या कैसे होगा नहीं पता है। तो इसके बीच में बिल्कुल वहां पे एक आइलैंड है अस्तोला, ये आपके पश्चिमी पोर्ट से बहुत नजदीक में ही है, उसको आइलैंड ऑफ 7 हिल्स कहते हैं। अब ये उसको टूरिज्म के नाम से इसको इनकलकेट कर रहा है। पाकिस्तान के पास कौन सा पैसा लगा हुआ है कि उसको डेवलप करेगा? क्योंकि इन्होंने ऑयल में भी आप देखिए तो इन्होंने पहले बीच में डिक्लेयर कर दिया था कि इवन ट्रंप ने कहा था कि इंडिया विल बी बाइंग ऑयल, क्रूड ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये हकीकत नहीं जानते हैं कि उनके पास रिफाइनिंग की कैपेसिटी भी नहीं है। उनके खुद के इंजीनियर्स बोलते हैं, एक इंजीनियर जिसने दुनिया की 23 रिफाइनरी एस्टेब्लिश करी है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, उसने बोला कि मैंने तो इनको पहले ही बोल दिया था कि 50,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी कभी ब्रेक इवन ही अचीव नहीं कर सकती है। 1 लाख बैरल मिनिमम होगा तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। उतनी कैपेसिटी पाकिस्तान के पास है नहीं। अगर क्रूड किसी हालत में पाकिस्तान को दे भी देता है अमेरिका, तो उसको रिफाइन कौन करेगा? आपकी कैपेसिटी नहीं है। और पाकिस्तान के जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, इट डजंट हैव अ कंसोलिडेटेड ड्रिलिंग जगह, उसका जो पूरा बिखरा हुआ पार्ट्स में, वहां से अगर आप ड्रिलिंग करने जाओगे तो वही पे एक बड़ा महंगा प्रपोजल है। और अभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि इसमें जो ऑयल निकल रहा है वो किस ग्रेड का है, स्वीट है, सॉर है, हार्ड है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आप डीलिंग भी नहीं कर पाओगे कि आपकी कौन सी कंट्री आपका क्रूड रिफाइन करे। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिलेड इश्यू जो इतना जल्दी सेटल नहीं होगा। लेकिन बोलने में क्या हर्ज है? ट्रंप को वो बोल देता है हम उधर से क्रूड निकालेंगे। तो अभी ये इनडायरेक्टली टूरिज्म के नाम से अस्तोला आइलैंड के पास आके उसको ये लोग पसनी को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे
ये कुछ भी मीडिया वाले बोल रहे हैं प्रेशर में, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो कि दिस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ अमेरिका एंटरिंग इनटू अ कंट्री। अब जैसे आपको सेंट मार्टिन बांग्लादेश में आइलैंड नहीं दिया शेख हसीना ने, आपने वहां पे रेजिम चेंज करवा दिया। उसके बाद आप यूनुस को लेके आए कि ऐसे लगा कि यूनुस तो बिल्कुल, यूनुस और पाकिस्तान मिलके वो बिल्कुल अमेरिका की गोद में आके बैठ जाएंगे। यूनुस टर्न आउट टू बी मोर स्मार्टर, क्योंकि उसको पता है कि भाई एडजॉइनिंग तो वो तीनों तरफ से चाइना के साथ बैठा हुआ है। तो बीइंग इकोनॉमिस्ट उसको भी ये लगा कि भाई सबसे पहले अपने आप को जब स्टेबल कर लोगे तब आप किसी को आंख में आंख डालोगे। तो व्हाट चाइना डिड, चाइना इतने साल नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे अपने आप को उसने फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लिया तो नाउ ही इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी। आप ट्रम्प बोल रहे हैं मैं 100% लगा दूंगा, चाइना इवन डजंट थिंक लाइक कमेंटिंग ऑन दैट, क्योंकि उसको अपनी कैपेसिटी पता है। तो जो हमको करना था वो हम ये वी मिस द बस कि आप पहले अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्टेबल कर देते कि कम से कम 10 या 12 आइटम ऐसी हो जिसमें दुनिया आप पे डिपेंडेंट हो जाए, तब जाके आप निगोशिएट कर पाओगे। आज अमेरिका कुछ भी बोल दे, रेयर अर्थ मटेरियल अगर वो निकाल भी लेता है पाकिस्तान से या बलूचिस्तान से, उसको रिफाइन करने के लिए तो आपको चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी। और ये रातों रात स्पिनिंग मिल तो है नहीं कि आपने खोल दिया दूसरे दिन, यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट एक डिकेड टू डू ऑल दिस थिंग। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, लेकिन अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए ऐसे नैरेटिव्स अमेरिका और इजराइल रेगुलर देते रहते हैं। हालत तो वो भी खुद अपनी जानते हैं। और दिक्कत ये कि पहले जो बोलते थे तो डॉलर डोमिनेशन आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब डॉलर पे डिपेंडेंस था, तब तक आप दादागिरी कर रहे थे। बैंकिंग फैसिलिटी आप कब्जे में लेके बैठे थे स्विफ्ट की वजह से, वो भी आपका धीरे धीरे डोमिनेंस खत्म हो रहा है। यूपीआई आ गया है, सबने अपना अपना सिस्टम बना लिया पेमेंट का। सारे कंट्रीज ने वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए हैं, अपनी अपनी करेंसी में डील करेंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हर कंट्री के साथ चलता है, डेफिसिट चलता रहता है, लेकिन दैट कैन हैपन। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज कर लो तो आप चलोगे। हमने इतने साल तक ईरान से ऑयल लिया ही धड़ल्ले से लिया है, और हमने उनको गेहूं दिया है। और इट वाज वेरी इजी फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह टू एडजस्ट कि उन्होंने कलकत्ता की एक यूको ब्रांच में एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा दिया। हम ऑयल के पैसे वहां जमा करते थे और गेहूं का काटते थे, न कोई लेना न देना, और यहाँ पे आपका सिस्टम चल रहा था। तो वही सिस्टम पे अगर सब कंट्रीज आ जाएंगे तो अमेरिका नाउ डज रियलाइज कि स्विफ्ट की दादागिरी खत्म हो गई, डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि सब करेंसीज आ रही हैं। और गल्फ कंट्रीज विल नाउ हैव टू गेट टुगेदर, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये दो ही कंट्रीज ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अलग उल्ला करवा के अपनी दुकानें चला रहे हैं। अब वो कब बंद कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड टोटली ऑन इस्लामिक कंट्रीज टू डू दिस। जी, तो आपका ये कहना है कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनको एक कॉल लेनी पड़ेगी इस पर। सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपना डिफेंस पैक्ट किया, वैसा ही एक पैक्ट उनको और करना पड़ेगा जिसमें सारे जीसीसी कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अमेरिका टेक ओवर ना कर सके, उनके बागराम एयरबेस हो, पसनी हो या अस्तोला हो, इस पर एकाधिकार अमेरिका ना जमा सके, क्योंकि अमेरिका जब जब आता है तब तक वो उत्पात मचाता है, लूट मचाता है। मेरा एक सवाल पैलेस्टाइन से रिलेटेड है। नॉर्वे ने पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट 2024 में रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने 2025 में ओस्लो में उनकी एम्बेसी भी खुलवाई थी। अब एक नोबेल पीस प्राइज जो है वेनेजुएला की डाई हार्ड एलाई है नेतन्याहू की, उनको दिया जाता है, और इससे वेनेजुएला की जो एम्बेसी है उसको जेरूसलम में खोलने की वो बात करती है वहां पर। तो ये जो वेनेजुएला की जो डाई हार्ड एलाई ऑफ नेतन्याहू है, ट्रम्प को जो क्रॉस करके नोबेल प्राइज पा लेती हैं, तो इससे नॉर्वे से, क्योंकि आपका नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है, तो ये जितने भी वेस्टर्न नाटो कंट्रीज हैं, ये एक तरफ तो अमेरिका की भर्त्सना करते हैं। अमेरिका ने कह दिया हम आपको कोई जो है अब सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे, आपको अगर यूक्रेन से लड़ाई लड़नी है तो अकेले लड़िए। और दूसरी तरफ ये जिबूती में और जगहों पे नेवल बेसेस शेयर भी करते हैं अमेरिका के साथ। तो ये जो नाटो एलाइज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका अमेरिका के साथ इस तरीके का ये ठंडा गर्म रिश्ता जो है वो फिलिस्तीनियों के लिए या हमारी साउथ एशियन पॉलिसी या मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी के लिए क्या मायने रखता है? इसमें एक अजीब सा अरेंजमेंट है। आप देखिए, ये आप जिबूटी में देखिएगा तो वहां पे एक बबल मंडब एक स्ट्रेट है जो बहुत ही वाइटल पॉइंट है, वहां से सारी शिप्स निकलती हैं। अब उसके अंदर जिबूटी के अंदर नेवल बेस, जिबूटी के पास कुछ खुद का रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने सबसे अच्छा काम कर दिया कि सबको अपनी अपनी लैंड रेंट कर दी। उसमें यूएस है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, सऊदी अरेबिया और रशिया भी वहां पे अपना नेवल बेस और आर्मी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जगह में ये सब वहां पे बैठे हुए अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस बना के,
तो वो कंट्रोल उसको करना था। अब इसमें देखिए नॉर्वे और ये जो छोटे कंट्रीज है जिसको भरोसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाने का क्या फायदा है वो जान गए हैं। तो दे हैव देयर ओन इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट। अब इसमें एक एडवांटेज क्या हो रहा है कि वाई आर दे ओपनली कमिंग आउट ऑफ यूएसए, क्योंकि अभी तक ये भरोसा था कि उनको क्योंकि सी रूट से लेना है तो वहां पे अमेरिका का नेवल का दबदबा है। अब सडनली ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर कनाडा का ऊपर का रशिया ने खुलवा दिया है। वो पॉसिबल नहीं था तब तक जब तक कि आप वहां पे आइस ब्रेकर नहीं लगा सकते थे। आज से 10-20 साल पहले आइस ब्रेकर आपके न्यूक्लियर रन नहीं थे, तो वहां पे रिफ्यूलिंग की पोजीशन नहीं थी। अभी रशिया ने उसको न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप बना दी है, उसने वो रेट क्लियर कर दिया और वहां पे आपका कम से कम 12 से 13,000 किलोमीटर का रास्ता शॉर्ट हो जाता है। यूरोपियन यूनियन को गैस और ये तो चाइना से ही लेना पड़ेगा या रशिया से लेना पड़ेगा। तो रशिया और यूरोप के बीच में अगर ये रूट खुल जाता है तो वैसे भी उनको पता है कि उनका जो अमेरिकन डोमिनेटेड एरिया में जब निकलना ही नहीं है, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड रिटेलिएटिंग स्लो बाय स्लो। नॉर्वे की इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर उसको पता है कि मेरे रिसोर्सेज बंद नहीं होंगे, शायद रशिया से आ सकते हैं, तो ये भी दे आर सिटिंग ऑन द फेंस कि जिस दिन अमेरिका के डॉलर डोमिनेशन पे प्रेशर आएगा दे विल इमीडिएटली शिफ्ट ओवर। और आप देखिए तो धीरे से यूरो में डील करना शुरू कर दिया इन्होंने, डिमांड किया कि भाई यूरो में पेमेंट करो, क्योंकि यूरो शुरू होने के बाद इन्होंने बहुत स्मार्टली जर्मनी को वहां से निकाल लिया, यूके वहां से निकल गया, क्योंकि उसको अपना पाउंड बेचना है, इसको अपना यूरो बेचना है। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर तो अब शुरू होगी, क्योंकि सबको ये चाहिए, अगर सब अपनी अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं तो हम डॉलर में क्यों, तो वो अपना यूरो भी प्रमोट करेंगे, वो इंग्लैंड अपना पाउंड भी प्रमोट करेगा, कनाडा भी अपना करेंसी प्रमोट करेगा। सो नाउ एवरीबॉडी इज कमिंग इनटू द मार्केट। तो इसमें किस कंट्री को कहां से डिप्लोमेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये पहले आपके नोबेल प्राइज में आपने देख लिया। आप वेनेजुला के बाद तो खड़े हो युद्ध करने के लिए, वहां पे आप धमका रहे हो। तो ये सिचुएशन में अभी तो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, लेकिन वो ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो तब देखा जाएगा जब किसी का गला दबोच लिया जाएगा। अब अमेरिका और इसराइल वो पोजीशन में नहीं है, दे आर ट्राइंग टू रिटेलिएट। लेकिन वही मैं बोल रहा हूं कि जिसके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स है, पैसा है, गल्फ कंट्रीज के अंदर पैसा है, ऑयल है, एवरीथिंग दे, वंस दे गेट टुगेदर, अमेरिका के सप्लाई रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे, इनकी सबसे बड़ी मार्केट खत्म हो जाएगी। अभी आप ब्रिक्स का अरेंजमेंट देख लो, 45 कंट्रीज, दे आर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 60%, और जीडीपी का 45%। तो ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे है। आप खाली अफ्रीका, इंडिया और चाइना को ही गिन लो, 140 करोड़ तीनों हैं, तो मतलब ये हुआ कि 60% मार्केट इस तरफ है। और अफ्रीका बहुत साइलेंटली अपना ऑब्जर्व कर रहा है, उसने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है। अफ्रीका ने सारे कॉलोनीज को खत्म कर दिया, उसने सारे रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ एन अफ्रीकन कॉमन करेंसी। वो एक बार में हुआ था जब इसका शुरुआत कर्नल गद्दाफी ने करी थी, उसको मार डाला गया। बुर्किना फासो में थॉमस संकारा ने शुरू किया था, उसका मर्डर करवा दिया गया। मतलब ये जो अपना पिट्ठू गवर्नमेंट बिठा के अफ्रीका से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, दोस डेज आर गॉन। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो रही है, आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स भी आपके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी वहां उस कंट्रीज में डेवलपमेंट करके उनको तो पैसों में दबा लिया, वो तो माल देना ही पड़ेगा। तो थिंग्स आर फास्ट चेंजिंग, लेकिन उसमें बचने के लिए थोड़ा बहुत नैरेटिव बताने के लिए, जैसे हम सिंदूर का डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, कभी वो बोलता है 7 गिरा दिया हमने, 6 गिरा दिया, लेट द पीपल डिसाइड। बट ग्राउंड रियलिटी जिस दिन बाहर आएगी उस दिन ये हो जाएगा। एंड आई थिंक ओनली गल्फ कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर नाउ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज श्योर। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, जीसीसी कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज ही डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हालांकि पीट हेग्सेथ ने यह भी अनाउंस किया कि कतरी गवर्नमेंट जो है वो एक एयरफोर्स फैसिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल माउंटेन होम एयरबेस आईडीओ में बनाएगी। पर ये मान लेना चाहिए कि कतर और सऊदी अरेबिया के कंधों पर अमेरिका फिर से मिडिल ईस्ट, जीसीसी कंट्रीज और साउथ एशियन इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, ग्लोबल साउथ में दखल अंदाजी करना चाहता है। फिलिस्तीन का उसका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। अगर हम आज की बात करें तो यूएस ने जो सीज फायर ब्रेक किया है, विच इज जस्ट टेकन इफेक्ट, वो इनिशियल हॉस्टेज रिलीज कराने के लिए तो कारगर साबित होगा, पर क्या इजरायली विड्रॉल शुरू हो जाएगा? क्या इजराइल फिलिस्तीन को छोड़ देगा? जीत के इतने नजदीक अब इजराइल फिलिस्तीन में से बाहर होने का मुश्किल है। लास्टिंग पीस रिक्वायर्स इंटरनेशनल प्रेशर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स। और अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली जो एजेंसीज हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, WTO हो, उन सबको तो निस्ता नाबूद पहले ही कर दिया गया है, तो अकाउंटेबिलिटी तय कौन करेगा? इसीलिए ये वायलेशंस जो हैं ये
रिमेन रहेंगी, मतलब ये लगातार बनी रहेंगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल रेजोल्यूशन तभी बनेगा जब जीसीसी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और ग्लोबल साउथ बैठ कर तय करेगा कि आगे के ट्रेड कारोबार कैसे करना है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।